मेरे प्रिय मित्रों, एएस साहित्य अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सकुशल और आनंद से होंगे जो है। और आइए पूर्व की बात शुरू करते हैं हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व कर। आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर 81 का। कलम का सिपाही क्या है, अर्थात कलम का सिपाही रचना की विधा क्या है। तो कलम के सिपाही रचना की विधा जो है, देखने से पहले हम ये देखेंगे कि यह किसने लिखा। तो यह जो है 1962 ईस्वी में अमृत राय जी ने 1962 ईस्वी में लिखा था। कब लिखा था? 1962 ईस्वी में लिखा था। और इसमें इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय लिखा। इसमें इन्होंने मुंशी प्रेमचंद जी का, पेन लग रहा है, मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखा। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय लिखा जो है 1962 ईस्वी में की ये रचना है। और इसमें जो है किसका जीवन परिचय है? मुंशी प्रेमचंद का। और यह जो है 1963 ईस्वी में, इस रचना को 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। इस प्रकार से देखिए, अगर ये हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो गए कि कलम की सिपाही की विधा क्या है, तो जीवनी है, अर्थात 81 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कलम का सिपाही रचना का लेखक कौन है? अमृत राय जी ने लिखा था। कलम का सिपाही किस सन में लिखा गया था? 1962 ईस्वी में लिखा गया था। या 1963 में किस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो कलम की सिपाही रचना को जो है 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 82। प्रश्नोत्तर नंबर 82 देखिए। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 82 में देखिए, अब इसके रचयिता इसमें पूछा जा रहा है। और यह रचना कब लिखी गई थी? यह जो है प्रस्तुत, इसके रचयिता जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। कौन है? निराला जी हैं। यह अपनी पुत्री की मृत्यु पर सरोज अस्मृत के नाम से, वो पुत्री का नाम क्या था? सरोज। तो सरोज अस्मृत के नाम से 1935 ईस्वी में लिखे थे। किस सन में? 1935 ईस्वी में लिखे थे। यह एक हिंदी साहित्य की प्रथम शोक गीत भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? प्रथम शोक गीत। और यह एक लंबी कविता भी है। सरोज अस्मृत सन 1935 ईस्वी में लिखा गया था। इसे शोक गीत भी कहते हैं। और यह निराला की रचना दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह निराला की रचना सरोज अस्मृत से ली गई है, अर्थात 82 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 83। प्रश्नोत्तर नंबर 83 हम देखेंगे, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? प्रश्नोत्तर नंबर 83, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? अब आप लोग जो है इसको देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 83 में हिंदी की पहली लेखिका का नाम क्या है? हिंदी की पहली लेखिका का नाम जो था, इनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। क्या नाम था? राजेंद्र बाला घोष नाम था। राजेंद्र बाला घोष, अर्थात हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम बंग महिला था, जिनका मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद की पत्नी थी। राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम
कहानी लेखिका भी कहा जाता है। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो है राजेंद्र बाला घोष की, जिसमें जो है देखिए है चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली डालिया, जिसमें दुलाई वाली बहुत ही प्रसिद्ध कहानी इनकी है। भवदेव पांडे जी ने इनकी चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी कहा। चंद्रदेव से मेरी बातें को चंद्रदेव से मेरी बातें को भवदेव पांडे ने, किसने? भवदेव पांडे ने क्या कहा? हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी कहा। और हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी का इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 82 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम क्या है? बंग महिला, जिनका नाम था राजेंद्र बाला घोष। इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ थीं चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दुलाई वाली और डालिया, जिसमें से चंद्रदेव से मेरी बातें जो सन 1904 ईस्वी में लिखा गया था, भवदेव पांडे ने इसे हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी माना। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 84। फणीश्वर नाथ रेण किसके लेखक हैं? प्रश्नोत्तर नंबर 84 में देखेंगे फणीश्वर नाथ रेण किसके लेखक हैं? निम्न में से गबन, गीतांजल, मैला आंचल, कामायनी। अब देखिए गबन जो है कब की रचना है? गबन 1931 मुंशी प्रेमचंद की रचना है। कामायनी 1935 ईस्वी किसकी रचना है? छायावाद के प्रसिद्ध कवि या जयशंकर प्रसाद। कामायनी 1935। और गीतांजल रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अब है मैला आंचल जो 1954 ईस्वी में की रचना है। मैला आंचल जो 1954 ईस्वी में लिखी गई थी और इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कहानी है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कहानी है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कहानी है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेण जी हैं। इसे आंचलिक कहानी भी माना जाता है। इस प्रकार 84 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 25। खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? 85 में देखिए खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी माने जाते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित प्रिप्रवास 1914 इसमें लिखा गया था, जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है। इस प्रकार खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन है? हरिऔध जी, अर्थात 85 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और खड़ी बोली का सर्वप्रथम महाकाव्य प्रिप्रवास जो 1914 ईस्वी में लिखा गया था। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 86। प्रश्नोत्तर नंबर 86 चरणदास चोर किसकी नाट्यकृत है? तो चरणदास चोर हबीब तनवीर की नाट्यकृत है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 86 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 87। देखिए कस्तूरी कुंडल वसय आत्मकथा किसकी है? तो कस्तूरी कुंडल वसय आत्मकथा जो है मैत्रेयी पुष्पा जी की है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 87 का जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 87 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 88।
भूषण बिन निबराजई कविता वनिता मित, यह कथन किसका है? प्रश्नोत्तर नंबर 88। तो यह कथन केशवदास का है। कठिन काव्य के प्रेत के नाम से प्रसिद्ध केशवदास की पंक्तियां हैं कविता की। किस रूप में प्रसिद्ध है केशवदास? कठिन काव्य के प्रेत। और यह किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 88 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 89। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू बारिये, निम्न में से निम्न कथन किसका है? तो निम्न कथन जो है भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी का, यह कथन किसका है? भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी का है। और यह किसके बारे में कहे थे? रसखान जी के। रसखान जी के एक मुस्लिम थे और उनकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम अर्थात श्रद्धा को देखकर भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि इन मुसलमान हरिजन पर, हरि माने अच्छा या ईश्वर का जन, ईश्वर के लोग पे कोटिन हिंदू बारिये कि करोड़ों हिंदुओं को न्यौछावर किया जा सकता है। अर्थात रसखान जी इतने अनन्य भक्त थे श्री कृष्ण की, उनकी अनन्य भक्ति को देखकर भारतेंद्र जी को कहना पड़ा कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू बारिये। इस प्रकार 89 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और किसके बारे में कहे थे? रसखान के बारे में कहे थे। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 90। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में यह क्वेश्चन आया था। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। अर्थात 90 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 91। चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 91 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 92। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, अब देखिए कौन सा सही होगा, क्योंकि वे जायस गोत्र में पैदा हुए थे। गलत है, ये सही नहीं है। जायस मत को मानने वाले थे। जायस ऐसा कोई मत ही नहीं था। गलत है। जायस नामक स्थान के निवासी थे। ये ही जो है सही हो जाएगा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 92 का सी ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 93। प्रश्नोत्तर नंबर 93 देखिए, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी एकमात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? रीतिकाल का वह कौन सा एक कवि या लेखक है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? और रीतिकाल में 3 धाराएं थीं, रीत सिद्ध काव्य धारा, रीत मुक्त काव्य धारा और रीत बद्ध काव्य धारा। और इन्हीं तीनों धाराओं में से वह कवि एक है। और एक विशेषता बता दें, वह उस धारा का मात्र एक ही कवि था। अर्थात रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि, रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि, रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी लाल, रीत सिद्ध काव्य धारा के कवि बिहारी लाल एकमात्र ऐसे कवि हैं जो अपनी रचना के लिए प्रसिद्ध हैं। और बिहारी का जन्म कब हुआ था? 1603 ईस्वी में। 1603 ईस्वी में बसुआ गोविंदपुर ग्वालियर में हुआ था। और इनकी मृत्यु 1663 ईस्वी में हुई थी। मृत्यु कब हुई थी? 1663 ईस्वी में हुई थी। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 93 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 94। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अर्थात 94 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 94 का कौन सा ऑप्शन सही हो? 94 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक इनके बारे में कहावत में है, कवि को देर न चाहे विदाई
पूछे केशव की कविताएं, अर्थात इनकी कविताएं इतनी कठिन होती थीं कि पूछने के बाद व्यक्ति कन्फ्यूज होकर उसी में पड़ा रहता था, अर्थात जल्दी उसका उत्तर नहीं दे पाता था, इसलिए इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 95। 95 में है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं, अर्थात 95 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 96 देखिए, उसने कहा था कि प्रमुख पात्र कौन है। उसने कहा था किस सन में लिखा गया था? 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में लिखा गया था। और इसके लेखक कौन है? यह क्या है? उसने कहा था कहानी है, 1915 ईस्वी में लिखी गई थी, जिसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। और यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह, अर्थात 96 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर यह आ जाए क्वेश्चन, उसने कहा था कहानी किस सन में प्रकाशित हुई थी, तो 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। और यह किस पत्र में प्रकाशित हुई थी? सरस्वती में, 1915 ईस्वी में। इसका मुख्य पात्र कौन है? लहना सिंह। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन 97, प्रश्नोत्तर नंबर 97। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? 97 का निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? अब जन्मेजय का नागयज्ञ जयशंकर प्रसाद का है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का है, अस्कंदगुप्त जयशंकर प्रसाद का है। अब आपका जो सही उत्तर है, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली, सिंदूर की होली निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? तो सिंदूर की होली जयशंकर प्रसाद का नाटक ना होकर यह लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का है। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का, लक्ष्मी नारायण मिश्र का है। इसमें नारित्व की समस्या का प्रतिपादन किया गया है। किस समस्या क्या है? नारित्व की समस्या का प्रतिपादन किया गया है सिंदूर की होली में। और ये तीनों नाटक जो है जयशंकर प्रसाद के हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 97 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 98 देखिए, हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। प्रयोगवाद की शुरुआत कब से हुई थी? 1951 ईस्वी से। कब हुई थी? 1951 ईस्वी में। और इसके प्रवर्तक अज्ञे जी माने जाते हैं। अगला देखिए, प्रश्नोत्तर नंबर 99, कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक हैं? 99 का है, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कमलेश्वर हैं, अर्थात 99 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह उपन्यास जो है भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित होते हुए हिंदू मुस्लिम वैमनस्यता का भी इसमें वर्णन किया गया है। किस पर आधारित है? भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित उपन्यास है। और इस उपन्यास पर 2003 ईस्वी में इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगर यह क्वेश्चन आ जाए, किस उपन्यास पर 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, तो कौन सा हो जाएगा? कितने पाकिस्तान। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन हैं? कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान उपन्यास किस पर आधारित है? भारत पाकिस्तान विभाजन पर आधारित है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर नंबर 99 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, कमलेश्वर। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 100। देखिए, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है मैथिल कोकिल। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन, प्रश्नोत्तर नंबर 101, प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं? तो प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कौन कहा जाता है? अब इनका जन्म जो है
जो प्रकृति के सुकुमार कहे जाते हैं, इनका जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में हुआ था। 20 मई 1900 ईस्वी में जन्म हुआ था और 1977 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। अब तो आप लोगों के समझ में पकड़ में आ ही गया होगा कि प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं। तो प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत कहे जाते हैं, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 101 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये किस युग के थे? छायावाद के युग के थे। किस युग के कवि थे? छायावाद युग के थे। छायावाद युग के कवियों का कालक्रम से प्रणीत महाप्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, ये है छायावाद। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 101 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? कायाकल्प मुंशी प्रेमचंद का क्या है? कहानी है। रंगभूमि उपन्यास है। रंगभूमि उपन्यास है। प्रेमाश्रम नहीं, प्रेमाश्रम है। यह है प्रेमाश्रम, ये टाइपिंग गलत हो गई। प्रेमाश्रम। जय पराजय जो है इनकी रचना नहीं होकर जय पराजय उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है। किसकी है? उपेंद्र नाथ अश्क का है। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 102 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 103। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो एक भारतीय आत्मा जो है 103 का कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? इनका जन्म जो है, एक भारतीय आत्मा जिसे कहा जाता था, इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 4 अप्रैल 1889। 4 अप्रैल 1889 ईस्वी में बावई होशंगाबाद में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 ईस्वी में हुई थी। 1968 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 103 का बी ऑप्शन माखनलाल चतुर्वेदी हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल 1889 ईस्वी बावई होशंगाबाद में हुआ था और 1968 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार एक भारतीय आत्मा के रूप में किसे कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 104। देखिए, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो 104 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 104 का सही उत्तर मुंशी प्रेमचंद। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 104 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 105 देखिए, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? तो बाल चित्रण सूरदास जी जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि बाल चित्रण के विषय में और कवियों को सूरदास की जूठन कही जाती है। श्री कृष्ण का बाल चित्रण जितना सुंदर और अच्छा, जिस प्रकार से छायावाद में निराला जी ने अपनी पुत्री का जैसा वर्णन किए हैं वैसा आज तक कोई नहीं कर पाया है, उसी प्रकार से बाल चित्रण में जो है सूरदास जैसा वर्णन आज तक कोई नहीं कर पाया है। इस प्रकार 105 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 106। निम्नांकित प्रश्न में दी गई रचना के रचनाकार का सही विकल्प चुनिए। उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो है किसकी रचना है? 106। उर्वशी जो है यह एक काव्य नाटक था। काव्य नाटक जो इसमें दिए गए हैं ऑप्शन उसके आधार पर बता रहे हैं। उर्वशी एक काव्य नाटक था। इसमें पुररवा और उर्वशी के आख्यान का वर्णन है। पुररवा और उर्वशी के आख्यान का वर्णन है। यह वीर रस प्रधान रचना है। कैसी है? वीर रस प्रधान रचना है। इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है? 106 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। निम्नांकित में से प्रश्न में दी गई रचना के सही विकल्प का चुनिए। उर्वशी एक काव्य नाटक है। रामधारी सिंह दिनकर का यह काव्य नाटक है।
इनमें पूर्वा और उर्वशी के आख्यान का वर्णन है। यह वीर रस प्रधान रचना है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 107। सही विकल्प को चुनकर निम्नलिखित वाक्यों को वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, अर्थात देखिए यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, जनता। क्या हो जाएगा, जनता, अर्थात 107 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 108। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है कौरवी नाम है। क्या नाम है? कौरवी नाम है, अर्थात जो है 108 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 109। प्रश्नोत्तर नंबर 109 देखेंगे। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में से हुआ? अधिकतर जो है भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ था? ब्राह्मी लिपि से हुआ था, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 109 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन प्रश्नोत्तर नंबर 110। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो यह हिंदी भाषा की लिपि है और यह शॉर्ट वीडियो में बताए हैं आपको। संपा हिम कसडोने देवनागरी। संपा हिम कसडोने देवनागरी। देवनागरी अर्थात इतनी भाषाओं की लिपि है। संस्कृत, पाल, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, इतनी भाषाओं की देवनागरी लिपि इतनी भाषाओं में लिखी जाती है, अर्थात देवनागरी लिपि किस भाषा में है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? 110 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 111। प्रश्नोत्तर नंबर 111 देखिए। छा वर्ण किसके योग से बना है? छा वर्ण किसके योग से बना है? तो का धन मूर्धन्य सा। का धन मूर्धन्य सा, या का धन क्या हो जाएगा? मूर्धन्य सा, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 111 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दंत सा होता है, तालब, ये दंत सा हो गया, तालब सा हो गया और ये मूर्धन्य सा हो जाएगा। अकु विषय नाम कंठा, इचु यशा नाम तालु, ऋतु रखा नाम मूर्धा। यह जो है 111 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 112 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? निम्न में से कौन सा दंत नहीं है? ता नहीं है कि दा नहीं है, ना नहीं है कि टा नहीं है? अब देखिए जैसे ता है, इचु यशा नाम तालु, ई और चा, इचु यशा नाम ऋतु लसा नाम दंता। री और ता वर्ग दंत वर्ण में आते हैं, यह दंत है। लितु ता था दा, दा भी उसी में आ गया, ना भी उसी में आ गया, क्या बचा? टा। ऋतु रखाणाम मूर्धा, यह किस वर्ण में आएगा? मूर्धन्य वर्ण में आएगा, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 112 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अकु विषय नाम कंठा, इसको जो है हम अब देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 113। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? 113 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? द ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 114। प्रश्नोत्तर नंबर 114 देखिए जो है, उच्चारण का संध विच्छेद कीजिए। उच्चारण का संध विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उच्चारण का संध विच्छेद उतधन चारण होगा, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 114 का डी ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 115। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ में कौन सा अलंकार है? जहाँ कोई शब्द एक ही बार आए वहाँ पर और उसके अर्थ एक से अधिक हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार।
और जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ पर रूपक अलंकार होता। मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ। चंद्र रूपी खिलौना, चंद्रमा क्या है? उपमान है, और खिलौना क्या है? उपमेय है। तो यहाँ उपमेय को, यहाँ उपमान को ही उपमेय मान लिया गया। अर्थात उपमान में उपमेय का भेद रहित आरोप किया जा रहा है। तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। अर्थात 115 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 116। मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस प्रकार की कविता में हुआ है? तो मानवीकरण अलंकार का प्रयोग नई कविता में हुआ है। किस कविता में हुआ है? नई कविता में। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 117। अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? 117 में देखिए, अपने अपने राम उपन्यास किसका लिखा हुआ है? तो यह उपन्यास भगवान सिंह का लिखा हुआ, अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर 117 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 118। प्रश्नोत्तर नंबर 118 देखिए, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह 1959 ईस्वी में स्थापित हुआ था। किस सन में? 1959 ईस्वी में। यह नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। और 1959 ईस्वी में स्थापना इसकी हुई थी। क्योंकि यह भी क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना किस सन में हुई थी? तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे स्थापित हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। अर्थात 118 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 119। आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? प्रश्नोत्तर नंबर 119 का में है, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? आकाशदीप एक कहानी संग्रह है। क्या है? कहानी संग्रह है। आकाशदीप क्या है? आकाशदीप एक कहानी संग्रह है। और किसका कहानी संग्रह है? जयशंकर प्रसाद का। अर्थात 119 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और यह जो है आकाशदीप 1928 ईस्वी में का है। 1928 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। जयशंकर प्रसाद की कुछ प्रमुख कहानी संग्रह है, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आदि, इंद्रजाल, जिसमें छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1928 ईस्वी और आदि 1931 ईस्वी की रचना है। और इंद्रजाल 1936 ईस्वी की रचना है, जिसमें छाया प्रसाद का प्रथम कहानी होने के साथ साथ इसे हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह भी माना जाता है। हिंदी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा माना जाता है? छाया, जो 1912 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। अर्थात इसमें देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 119 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 120। प्रश्नोत्तर नंबर 120 देखेंगे हम जो है, काकु का अर्थ है। तो काकु का अर्थ जो है क्या हो जाएगा? व्यंग। क्या हो जाएगा? व्यंग हो जाएगा। अर्थात प्रश्नोत्तर नंबर बी 120 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे 121। किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो छप्पे में 6 से 6, 6 से छप्पे, छप्पे में 6 चरण, 6 से 6, 6 से छप्पे, छप्पे में 6 चरण, चौपाई में 4 चरण, चौपाई में 4 चरण होते हैं। बरवय सोरठा क्या होता है? दोहा का उल्टा होता है। बरवय में क्या होता है? बरय लिखा हुआ, बरवय, बरवय होता है। अब 121 का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। 122 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? काम तद्भव शब्द है, क्योंकि काम का क्या होता है? कर्म होता है। काज तद्भव शब्द है, काज का क्या होगा? कार्य होगा। हाथ तद्भव शब्द, हाथ का तत्सम क्या होगा? हस्त होगा, हस्त होगा। और काल जो है तत्सम शब्द है। काल क्या है? तत्सम शब्द है। अर्थात 122 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 123। प्रश्नोत्तर नंबर 123 देखिए,
सिर पर धारण करने योग्य अर्थात सिरोधारी अर्थात 123 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 124 पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? 5 वटों का समूह द्विगु समास, जहाँ पर संख्यावाची शब्द है कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास की परिभाषा क्या होती है? जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है तथा समस्त पद किसी समूह या समाहार का बोध कराता है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। तो जैसे पंचवटी है तो 5 वटों या कुटियों का समूह या समाहार, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। अब 125 का देखिए, सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसमें पूछा है कमला किसका हो जाएगा? लक्ष्मी का। क्या है? यह लक्ष्मी का पर्यायवाची है। कमला लक्ष्मी का पर्यायवाची है, तो उत्तर क्या सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यह नहीं है। और सरस्वती का क्या होता है? वीणा, वाणी, वीणा पाणी, शारदा, वागीश, ये जो है सरस्वती के पर्यायवाची, अर्थात ये जो है तीनों सरस्वती के पर्यायवाची हैं और कमला माने लक्ष्मी होता है, यह इसलिए यह ऑप्शन सही हो जाएगा। 125 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप सभी को धन्यवाद जो है वीडियो देखने के लिए। अब अगला वीडियो कल जो है पूरी की बात जो है पुनः